लव बर्ड्स की ब्रीडिंग करवाते हुए जब आप म्यूटेशन चूज करते हैं तो उस म्यूटेशन को चूज करते वक्त कुछ खास स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी होता है। और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि आप जो लव बर्ड का काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उसमें आपको मजीद आसानी मिले, क्योंकि लव बर्ड की ब्रीडिंग के अंदर जो सारा गेम है ना, वो गेम है म्यूटेशन का और टाइम पर सही फैसला लेने का। ठीक है, कौन सी चीज़ किस वक्त तक रखनी है, कब ख़त्म करनी है, कब कौन सी नई चीज़ ऐड करनी है अपने कलेक्शन के अंदर, सारी गेम इस चीज़ की है। और जब आपको पता हो कि जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ ये वाकई मैं उसी तरह से कर पाऊंगा जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ हेल्प आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको वो बिजनेस टेक्निक्स बताऊंगा जो आप लवबर्ड के बिजनेस में बड़े आराम से लगा पाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं, दुकान पे हैं या फैक्ट्री चला रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो वही टेक्निक हर बिजनेस में इस्तेमाल हो जाएगी। लवबर्ड में भी हो जाएगी, म्यूटेशन चूज करते हुए कारोबार में भी हो जाएगी। उस टाइम भी तो आपको प्रोडक्ट बेचना होता है ना। भाई एक परचून की दुकान पे एक आदमी है, उसके पास दाल भी है, चीनी भी है, पत्ती भी है। जब वो पत्ती रखेगा दुकान पे बेचने के लिए तो उसके जहन में सवाल तो आएगा ना कि लिप्टन की रखूं या टपाल की रखूं। तो वो अगर सही फैसला करेगा और लोग उससे आगे खरीदना शुरू कर देंगे वही चीज जो उसने फैसला करके रखवाई थी दुकान पे, तो बताएं कैसी बेहतरीन चीज हो जाएगी। तो किसी परचून वाले का अपनी दुकान पे पड़े हुए हुए प्रोडक्ट को चूज करना और आपका ब्रीडिंग करवाते हुए किसी म्यूटेशन को चूज करना बिल्कुल एक जैसा है। बिल्कुल एक जैसा है। इसीलिए बिजनेस की पढ़ाई सिर्फ बिजनेस के नाम से होती है। पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि टेक्सटाइल की अकाउंटिंग अलग है। देखिए, अकाउंट्स अकाउंट्स क्या होते हैं? पैसों की गिनती, पैसों की हेर फेर। अकाउंटिंग का जो शोबा है ना वो सिर्फ अकाउंटिंग का है। वो कभी नहीं बताएंगे कि यार ये टेक्सटाइल अकाउंटिंग है या ये किसी स्कूल की अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब किताब। तो हिसाब किताब अगर आपका तेज हो जाएगा ना तो वो किसी भी बिजनेस में आप करें, चाहे वो परिंदों का ही क्यों ना हो, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ छोटा सा। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली मोबाइल कंपनी कौन सी थी? दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली मोबाइल कंपनी नोकिया थी। ठीक है, नोकिया ने फोन के एंटीने खत्म करना शुरू किए। सबसे पहला टच स्क्रीन फोन किसने बनाया? नोकिया ने। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नोकिया के बाद कौन सी ऐसी मोबाइल फोन कंपनी थी जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए? यानी कि सैमसंग का और आईफोन का सेलिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो कौन सी कंपनी थी? नोकिया के बाद की बात कर रहा हूँ। नोकिया फिर खत्म हो गया, उसके बाद कौन सी ऐसी कंपनी आई, कौन सी ऐसी मोबाइल कंपनी आई जिसने बाकी मोबाइल कंपनीज के सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और नंबर वन पर आ गई थी तकरीबन, मतलब नंबर वन पर ही आ गई थी। वो कौन सी कंपनी थी? वो कंपनी थी वॉवे। इस वक्त अगर देखा जाए तो वॉवे जो है वो नंबर वन कंपनी है दुनिया की, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से उनका एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर कैंसिल हो गया। अमेरिका की तरफ से बैन लग गया उस कंपनी के ऊपर, जिसके बाद उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उस वक्त वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हुआ ये कि जब नोकिया ने काम करना शुरू किया, जब टच स्क्रीन फोन निकाले, तो उसी के साथ साथ नोकिया के साथ साथ सैमसंग ने भी टच स्क्रीन फोन निकालना शुरू कर दिया। अब हो ये रहा था कि सैमसंग को लगातार मजीद नुकसान होता जा रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि जब सैमसंग टच स्क्रीन फोन निकाल रहा था तो उसी दौरान वॉवे कंपनी भी टच स्क्रीन फोन निकाल रही थी, और उसी के मद्दे मुकाबिल मोटरोला मोटरोला भी निकाल रहा था टच स्क्रीन फोन, जो कि कम कीमत में बड़ी आसानी से मिल जाते थे। अब सैमसंग के लिए बड़ी मुश्किल थी उन कंपनीज के बीच में सरवाइव करना, और सैमसंग ने तकरीबन फैसला कर लिया था कि हम टच स्क्रीन पर अब मजीद और काम नहीं करेंगे, मोबाइल टच स्क्रीन पर। क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था। नुकसान सिर्फ क्यों हो रहा था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक डिपार्टमेंट होता है हर बड़ी कंपनी के अंदर। इसको कहा जाता है R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो सैमसंग क्या कर रहा था? अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे पैसा लगा रहा था कि पता करो या रिसर्च करो या चीजें खरीदो, टेस्टिंग करो कि सबसे बेहतरीन टच स्क्रीन कौन सी हो सकती है। तो उस पर पैसा बहुत लग रहा था, जबकि नोकिया सिर्फ और सिर्फ एक ही टच स्क्रीन को फॉलो करता हुआ एक के बाद एक सेट फेंक ही जा रहा था, फेंक ही जा रहा था, और वो बिक भी रहे थे उस टाइम। लेकिन सैमसंग जो है वो नुकसान में जा रहा था मोटरोला की वजह से और नोकिया की वजह से। लेकिन सैमसंग कंपनी ने फैसला किया कि अब हम मोबाइल के शोबे से पीछे हट जाएंगे और अपनी एलईडी स्क्रीन जो टीवी वगैरह बनाते हैं वो उसमें गौर फिक्र करेंगे, और जो दूसरे उनके प्रोडक्ट हैं उस पर वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग करेंगे। फोन से उनको लग रहा था कि शायद हम अब नहीं चल सकते, जिसमें अचानक उन्होंने सैमसंग आखिरी में, क्योंकि उनके पास काफी स्टॉक पड़ा हुआ था जिस पर वो वर्किंग कर रहे थे R&D पे, तो वहां पर कंपनी में किसी ने कहा, किसी CEO ने या जो भी उनका डिसीजन मेकर था उसने कहा कि हम एक आखिरी फोन बनाएंगे और उसके बाद कंपनी को बंद कर देंगे।
वो था सैमसंग गैलेक्सी एज। एज। आज तक कोई, उस वक्त तक कोई ऐसा फोन नहीं था जिसका टच स्क्रीन जो है वो साइडों से निकल जाए, साइडों से निकल के नीचे आ जाए, यानी कि एज, सैमसंग एज कर्व फोन। तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए बस आखिरी फोन वो निकाला, और वहां से उनको पता भी नहीं था कि वो फोन मार्केट में इतना वायरल हो गया, और उसका टच जो था वो बहुत बेहतरीन था। तो वो कंपनी जो तकरीबन वाइंड अप कर चुकी थी, सिर्फ अपना आखिरी दाव पेच खेलने पर दोबारा मैदान में आ गई। जब सैमसंग एज रिलीज हुआ तो मोटरोला और नोकिया दोनों खत्म हो गए टच स्क्रीन फोन से। लेकिन इसी बीच एक और कंपनी थी जो सैमसंग के साथ शाना बशाना टक्कर ले रही थी और बराबरी से चल रही थी, वो थी वॉवे। वॉवे दुनिया की मशहूर तरीन कंपनीज में से एक थी, और तकरीबन तकरीबन सैमसंग के साथ चलती जा रही थी। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? सैमसंग ने फैसला किया कि हम आईफोन से ऊपर निकलेंगे, और सैमसंग ने एक फोन लॉन्च किया जिसका नाम था फोल्ड। सैमसंग का एक फोन था फोल्डेबल, यानी कि फोल्ड होके खुल जाएगा। अब पहला फोल्डेबल फोन, दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन सैमसंग ने बनाया। जब वो बनाया तो उसको जब इस्तेमाल किया गया, जब उसके रिव्यू हुए, तो मसला ये था कि जैसे ही उसको खोलते थे तो उसके बीच में एक क्रिंज आता था, यानी कि सिल्वट आती थी बीच में, स्क्रीन की एक सिल्वट थी। पहली फोल्डेबल स्क्रीन किसने निकाली मोबाइल फोन के अंदर? सैमसंग ने। बट प्रॉब्लम ये थी कि मोबाइल जब रिलीज हुआ सैमसंग फोल्ड जी के नाम से, जेड के नाम से, या जो भी था, वो फोन जब खोलते थे तो उसके बीच में एक सिल्वट आ रही थी स्क्रीन के ऊपर, जिसको हल्का सा उभार था। मतलब बेसिकली कोई डिफेक्ट नहीं था, बस एक उभार था, जो कि मजबूरी बन गया था क्योंकि वो फोल्डेबल था। खोलने पे वो खुल जाता था और बंद होने पे सिल्वट बाहर आ जाती थी, जो कि यूजर एक्सपीरियंस करते हुए बड़ी आसानी से पहचान रहे थे कि ये सिल्वट है। अब उसी बीच वॉवे ने एक फोल्डेबल फोन निकाला जिसमें वो क्रिंज या मार्क था ही नहीं। यहाँ पे वॉवे का टाइम आ गया था कि वॉवे दुनिया का नंबर वन सेलिंग ब्रांड बन जाता, और बन गया था। उन दिनों में वॉवे की रिकॉर्ड सेल्स हुई, और वॉवे जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनी बन गई। लेकिन सैमसंग और एप्पल वो भी काम कर रहे थे साथ साथ, लेकिन फिर आप समझ गए होंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम उस पर आगे मजीद डिस्कस नहीं कर सकते। फिर वॉवे के साथ कुछ ऐसा किया गया कि वॉवे, आप देख रहे हैं कि कहाँ पे है। वॉवे पर इल्जाम लगाया गया कि वॉवे के फोन जो हैं वो स्पाइंग कर रहे हैं, किसी किस्म की जासूसी में इन्वॉल्व हैं, या ये कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, या ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, ये यूं करते हैं, ये ऐसे करते हैं। मसला क्या था? वो नंबर वन सेलिंग ब्रांड बनने जा रहा था, और जितनी कंपनियों को वो compete कर रहा था वो सारी कंपनियां कहाँ की थी? आप समझ गए होंगे। तो वॉवे जो कि एक चाइनीज कंपनी थी, उसका इतना आगे निकल जाना और ऐसी ऐसी नामवर कंपनियों को बीट कर देना एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो फिर उन पे लान तान हो गई, ये तो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, जो कि अमूमन होता है, तरक्की करने वाले को खींचने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं। खींच खांच के उनके एग्रीमेंट्स आगे पीछे, अब सब एंड्रॉयड भी गया आगे पीछे, सब कर करा के आज वॉवे को साइड पे कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि परिंदों की वीडियो में ये मोबाइल कंपनीज का जिक्र क्यों हो रहा है? ठीक है, और टच स्क्रीन की बात का परिंदों से क्या लेना देना है, मैं आपको समझाता हूँ। नोकिया की सबसे पहली गलती, वो टच स्क्रीन बना चुके थे तो उनको लगा बहुत अच्छी है। अब उनका गौर था फोन के डिजाइन पे, फोन निकालने पे, वो फोन पे फोन निकाले जा रहे थे, टच स्क्रीन पे काम नहीं कर रहे थे। सैमसंग कंपनी जो कि फोन निकालने से ज्यादा टच स्क्रीन को बेहतर बनाने में लगे हुए थे, लेकिन उनका पैसा बहुत ज्यादा लग गया, इतना लग गया R&D पे कि उनके लिए कंपनी को चलाना मुश्किल हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जब आप रिसर्च करते हैं ना, जब आप कुछ नई चीज एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें खर्चा तो बहुत होता है, लेकिन कहीं पर भी अगर आपसे कुछ ऐसी चीज बन जाए जो कि किसी दूसरे के पास ना हो, फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं। नोकिया की दूसरी सबसे बड़ी गलती, नोकिया कह रहा था कि हम एंड्रॉइड से एग्रीमेंट नहीं करेंगे, हमारा अपना सॉफ्टवेयर ही बेहतरीन चल रहा है, और नोकिया ने जाके एग्रीमेंट कर लिया विंडोज के साथ। विंडोज क्या होता है? जो कि कंप्यूटर में चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सैमसंग जो है वो एंड्रॉइड के साथ एग्रीमेंट भी रिन्यू करता रहा, और साथ ही साथ स्क्रीन पर वर्किंग करता रहा, जो टच स्क्रीन थी उस पर वर्किंग करता रहा। और शायद यही वजह है कि आज एप्पल कंपनी की जो टच स्क्रीन है वो सैमसंग बना कर देता है। जो आईफोन के अंदर आप स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, टच करते हैं, वो पूरा सेटअप जो है वो सारा का सारा सैमसंग का है। और यहां तक के जो कैमरा आप अपने आईफोन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सैमसंग बना कर देता है, कॉन्ट्रैक्चुअल। अब इन तीनों चारों कंपनीज के बीच में एक बात कॉमन है, जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा कर रही थी, इन दी एंड वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब आप देखें दुनिया की
कहते हैं कि सबसे बेहतरीन फ़ोन बनाने वाली कंपनी कौन सी है? एप्पल की है। दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ोन बनाने की कंपनी जो है वो एप्पल की है। ये बात बिल्कुल सच है एंड आई एग्री ऑन दैट। दुनिया का सबसे बेहतरीन फ़ोन एप्पल है, ये बात मैं मानता हूँ और आपको आज बता भी रहा हूँ। अच्छा, लेकिन सैमसंग जो है वो बहुत बिजनेस बना रहा है। बहुत बिजनेस कैसे बना रहा है? क्योंकि एप्पल जो है एग्रीमेंट के तहत उनसे कैमरे बनवाता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो जिस कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया, आज वो दूसरे फोन्स के लिए भी कैमरे, उनके लिए टच स्क्रीन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, ये सब चीजें टेक्नोलॉजी बनाकर दे रहा है, इवन के बैटरीज तक डिजाइन कर रहा है। अब ये सारे काम आपने लववर्ड के अंदर करने हैं। इस टच स्क्रीन का लववर्ड से क्या ताल्लुक था मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कौन सी म्यूटेशन रखनी है, कब लेनी है, कितना टाइम तक उससे काम लेना है, किस टाइम पर उसके बच्चे बेच देने हैं और किस टाइम पर उस म्यूटेशन को खैर बात कह देना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा पर्सनल शौक की खातिर अगर आप साइड पे कोई अपनी खास वर्किंग करना चाहें, वो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हैं आप, उसमें अगर नुकसान भी हो जाए तब भी आपको सीखने को ही मिलेगा। वो बातें जो किताब में लिखी जाती हैं वो बंदा ही लिखता है। किताब में जो बातें लिखी जाती हैं वो कोई ना कोई आदमी ही लिखता है। अब बात करते हैं अपग्रेड करना, अपना एंड्रॉयड वर्जन या फिर जिस कंपनी के साथ आपका जो एआई का कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम पर होना चाहिए, यानी कि आपने अपने लववर्ड को टाइम पे अपग्रेड करना है। मिसाल के तौर पर मार्केट के अंदर 5 नई म्यूटेशंस आई हैं, तो आपको फैसला करना है कि इनमें से कौन सी काम आ जाएंगी मेरे, या मेरे बजट में कौन सी आएंगी और मैं कितना टाइम तक उसको चला पाऊंगा। ये आपका अपग्रेड करना होगा, ये आपका अपग्रेड करना कहलाएगा। नोकिया की तीसरी और आखिरी बड़ी गलती कि उन्होंने मार्केटिंग नहीं की, क्योंकि वो नाम से बिकता था। नोकिया का तो नाम ही काफी है, तो कंपनी थोड़ा सा गुरूर में आ गई कि हमारा फोन तो नाम से ही बिकता है, हमें क्या जरूरत है मार्केटिंग करने की। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग से भी फर्क पड़ता है। अब आपने मार्केटिंग कैसे करनी है? अपने बर्ड की वीडियो बनाओ, वीडियो बना के प्रोफाइल पे डाल दो। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते तो किसी दूसरे से आप कहो कि मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, बर्ड्स मेरे सेल कर दो या करवा दो, या जैसा भी चाहो, मुझे इतने दे देना, आप अपना कमीशन रख लेना। इसको भी मार्केटिंग और सेलिंग स्ट्रेटेजीज कहा जाता है। देखो मैं कितनी अच्छी मार्केटिंग करता हूँ। मैं पूरे कराची में दाना सप्लाई करता हूँ। दाना घर बैठे आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन आप मुझसे मंगवा सकते हैं। एसन पैट से दाना घर बैठ के मंगवाएं, सीधा आपके डोर पर आपको मिलेगा, चाहे 40 किलो, 50 किलो, 70-80 किलो, सीधा आपको डोर स्टेप पे मिलेगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।